द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो यूरोप जो है पूरा कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर में ढेर सारे क्या है, कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो कंट्रीज हैं ना, उसके अंदर में नेशनलिज्म का शुरुआत कैसे हुआ। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, ऐसा समझ में। तो जो राष्ट्रवाद होता है ना, ये क्या है, पहले इसको समझो। राष्ट्रवाद जो है वो एक तरह का फीलिंग होता है, ठीक है। मतलब देश के प्रति, अपने जो भी नेशन है आपका, उस नेशन के प्रति अगर आपको फीलिंग आता है, ठीक है, प्राउड का और लव का, ठीक है, तो इस फीलिंग को क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, एक्चुअली में ये पूरे वर्ल्ड में गया है यूरोप से, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि यूरोप में कहाँ शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ है फ्रांस से। आए सुने हैं। मैं पूरी दुनिया में राष्ट्र को लेकर जो फीलिंग है ना, कि राष्ट्रवाद कोई चीज होता है, ये कहाँ से गया, यूरोप से, है ना। और पूरे यूरोप में शुरू कहाँ से हुआ, फ्रांस से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे न पूरे यूरोप के बारे में कह रहा है कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग जगी कैसे उनके अंदर। क्योंकि क्या होता था ना कि जैसे पहले जो उनका कंट्री होता था उसका बॉर्डर से लिमिटेड नहीं रहता था। जैसे आज मान लो रह रहा है किसी और राजा के नीचे, ठीक है, कल को कोई अटैक कर दिया, मालूम चला कि अब वो किसी नए राजा के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मोनार्की बार बार चेंज होता रहता था, और जब मोनार्की चेंज होता था तो उसका बॉर्डर्स भी चेंज हो जाता था। और उस वजह से लोग ना यही फिक्स नहीं कर पाता था कि कहाँ से कहाँ तक अपना नेशन है, ठीक है, और कैसे उससे अटैचमेंट फील करे। क्योंकि राजा को कई बार ना, जैसे मोनार्की है तो उसको मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता था अपनी प्रजा से, ठीक है। तो लोग फील ही नहीं कर पाता था कि हाँ, राष्ट्र नाम का कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। जैसे अभी बोला जाएगा कि हम सबको ना एकजुट होना है और बिहार माता के लिए कुछ करना है, तो अजीब लगेगा कि बिहार माता कभी सुने ही नहीं, है कि नहीं। ठीक ऐसा ही होता था जब पहले कोई बोलता भारत माता, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। जैसे जस्टिस, न्याय, है ना। अभी कोई बोलेगा न्याय की देवी तो फटाक से दिमाग में आया कि हाँ, एक तराजू ली हुई महिला होगी, ब्लाइंड फोल्डेड, आंख पे पट्टी होगा, और नीचे क्या होगा, तलवार होगा। यही यही आता है फीलिंग ना, क्योंकि हमने उसको देखा है तो पहले से जानते हैं। पर जो लोग शुरू किए होंगे सबसे पहले ये सब बात को, उनके लिए तो प्रॉब्लम रहा होगा ना। जैसे अभी बिहार माता बोलते तो हंसी आ जाता है कि बिहार माता क्या कॉन्सेप्ट हुआ। ऐसे स्टार्टिंग जब हुआ होगा तो राष्ट्र को लेके जब उन्हें बताया गया हो कि आपको भी राष्ट्रवाद करना है, राष्ट्र के लिए लड़ना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो उनको भी हंसी आता होगा, ये क्या चीज होता है ऐसे में। तो ये चैप्टर उसी बारे में है कि इन सब का शुरुआत कैसे हुआ, है ना, और लोग कैसे अपने राष्ट्र को लेके कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। इस बारे में चैप्टर है। क्लियर हो यहाँ तक। चलो, अब यहाँ पे जो है ना एक फिगर दिया हुआ, ठीक है, एक पेंटिंग है। उस पेंटिंग को पहले देख लो ठीक से। इस पेंटिंग में यहाँ पे देख रही होगी एक स्टेचू है, ठीक है। ये स्टेचू जो है वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। मतलब आजादी, या बोल लो कि हाँ, स्वतंत्रता की देवी, ऐसे में। और इसके एक हाथ में ना ये है मसाल, है ना, इसको बोलते हैं टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, ऐसे में। और एक हाथ में है चार्टर। क्या है, चार्टर। चार्टर मतलब लिस्ट। जैसे मान लो कि पूजा वूजा हो तो लिस्ट बनता है ना, पंडित जी बनाते हैं। ऐसे ही ऐसा कोई भी लिस्ट है ना जिसमें कोई सामान लिखा हो, उसे बोलते हैं क्या, चार्टर। और इस चार्टर में क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन। यहाँ पर मैन मतलब पुरुष नहीं, मैन मतलब इंसान। देखो इंग्लिश में ना जो मैन होता है वो दो तरह से यूज किया जाता है। एक वो होता है MAN मैन, उसका मतलब प्लूरल भी होता है MEN, है ना, वहां पे वो पुरुष वाला सेंस दे रहा है। और एक होता है इंसान, इंसान के लिए भी MEN ही यूज किया जाता है। पर वहां पर ना वो कोई पुरुष या महिला नहीं है, पूरा पूरा कम्युनिटी को बिलोंग करता है ऐसे में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ मैन मतलब मानव मानव अधिकार, है ना, किसमें, इस चार्टर में। क्लियर हो गया। तो बोलो ये जस्टिस की ये क्या होगी, ये न्याय की देवी है, सॉरी स्वतंत्रता की देवी, है ना। और इनके हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट यानी ज्ञान का मसाल। और एक हाथ में क्या है, चार्टर है। चार्टर में क्या लिखा है, राइट्स ऑफ मैन, ऐसे में। और यहाँ पे ना ढेर सारे लोग हैं जो कि एक लंबा सा ट्रेन या फिर बोलो तांता लगाकर जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये लोग ना होमेज ऑफर कर रहे हैं। होमेज मैंने होता है श्रद्धांजलि। जैसे देखिए कि कोई मर उड़ जाता है ना,
है ना, या फिर कोई शहीद हो जाता है ना, तो लोग जाते हैं ना, फूल वूल नहीं चढ़ा के प्रणाम वनाम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, होमेज ऑफर करना, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जा रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, होमेज ऑफर कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देते जा रहे हैं, किसको, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को। और यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो हर एक आदमी अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मतलब इसको लीड कर रहा है यूएसए, स्विट्जरलैंड लीड कर रहा है, और यहाँ पे हर एक कंट्री अपने अपने सॉरी हर एक इंसान जो है वो क्या कर रहा है, अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पहचानेंगे कैसे, तो उसके ड्रेस से पहचानेंगे कि वो कौन सा यूनिफॉर्म पहना है, या फिर कौन सा फ्लैग लेके जा रहा है। इससे उसको पहचाना जाएगा इस पेंटिंग में कि मतलब वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होगा, क्लियर होगा। अब यहाँ पे आसमान में कौन है, तो आसमान में दिखाया गया कि जीसस क्राइस्ट है, हाथ में हॉली क्रॉस लेकर। पता है हॉली क्रॉस क्या है? होली क्रॉस जो है ना, इस तरह का एक तख्ता पे इनको है ना मार के टांग दिया गया था, हाँ, क्रॉस पे, ठीक है। तो क्रॉस जो है ना सिंबल बन गया है किसका, ईसा मसीह का, है ना। इसलिए देखिए कि जो फॉलोअर होगा ईसा मसीह का, वो क्रॉस पहन ले रहता है ना, और प्रणाम भी करता है क्रॉस के सेंस में ही, ठीक है। तो ये हाथ में क्रॉस, होली क्रॉस लेके कौन खड़े हैं, ईसा मसीह। और आसपास में कौन उड़ रहा है, यहाँ पे सब एंजल्स सब है ना। यहाँ पे मतलब जो भी फरिश्ता है ना, फरिश्ता समझ आता है ना, फरिश्ता माने जो लोग मर जाते हैं ना, हमारे हमारे बीच में से ही, है ना। जैसे अपने यहाँ पे चलता है ना देवता पितर, वो बोलता है ना, देवता बने हुए भगवान, पितर बने क्या हो गया, वही जो लोग एंसेस्टर्स हैं हमारे, है ना। जैसे नहीं गोसाई भगवान का वो होता है रूम, उसमें काली जी की फोटो रहता है, तो वहां पे जो चढ़ाया जाता है वो एंसेस्टर्स रहा, तो प्रेतात्मा सब वहां पे निवास करता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आता है एंजल्स का। इस एंजल्स देख रहा है, इसमें परी भी है, परा भी है, सबने पर तैर रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको क्यों ये किया गया, इसको किया गया इस्तेमाल दिखाने के लिए कि सब भाईचारा है लोगों के अंदर, है ना। पूछता है इसमें से, पूछता है क्या कि इस आसमान में इसको जो एंजल्स को यूज किया गया है और जीसस क्राइस्ट का जो यूज किया गया है, वो पेंटर ने क्यों यूज किया है, तो वो दिखाने के लिए कि सब में क्या है, फेटर्निटी है, क्या है, भाईचारा है, इसके लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसा सुनने आया समझ में। तो कई बार क्या होता था ना कि जब फ्रांस में मतलब ये रिवॉल्यूशन चल रहा था ना, उस समय पे वहां का जो राजा था और वहां का जो चर्च था, ये दोनों मिलके बेवकूफ बनाता था पब्लिक को, है ना। दोनों अपना साठ गांठ एक कर लिया था, और चर्च न जानबूझ के लोगों को वही बात बताता था जो राजा के हित में हो, है ना। जैसे कि राजा जो होता है वो पिता के समान होता है, राजा का बात मानना ईश्वर के खिलाफ जाना, ऐसा ऐसा जो बकवास सब था वो फैलाया हुआ था। और फायदा दोनों को होता था कि जो टैक्स लिया जाता था उसमें शेयर किसका आता, चर्च का भी आता था, है कि नहीं। तो वो उसमें एक टैक्स का नाम था टी दे, याद है, TITHE लिख के आता था, है ना। और वो शेयर जो है किसको मिलता था, चर्च को ही मिलता था। तो कहीं ना कहीं जो जो मतलब पैसा लिया जा रहा था, जैसे कि मान लो फ्रांस का ही चर्च लेते हैं एग्जाम्पल, उसमें जैसे समाज बटा 3 स्टेट में पता ही होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट। फर्स्ट में क्लर्जी आता था, सेकेंड में नोबल मैन आता था, है ना, नोबिलिटी कहते हैं। और थर्ड में कौन आता, थर्ड में आता था कॉमन लोग, है ना, बिजनेसमैन वगैरह। तो टैक्स दे कौन रहा था, वही थर्ड स्टेट वाला, है ना। सेकंड तो दे ही नहीं रहा था, फर्स्ट तो ले भी रहा था, क्लर्जी तो ले भी रहा था। कहीं ना कहीं बेनिफिट दोनों को हो रहा था, किसको, राजा को भी और चर्च को भी। इसलिए दोनों मिलके पब्लिक को बेवकूफ बनाते थे, इसलिए। और बात जब धर्म का आ जाता है ना, तो लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि नहीं नहीं, मतलब धर्म को लेकर डर भी बना रहता है ना, कि क्या पता दो धार्मिक लोग सब कुछ कह रहा है तो उसके अगेंस्ट में गए तो सब ईश्वर नाराज हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी था इस सिंबल को दिखाना कि आप जो भी रिवॉल्यूशन करोगे ना, उसमें आपके साथ भगवान भी शामिल है। नहीं, क्लियर हुआ आप? चलो देखते आगे, आगे देखते क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, है ना। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है ना, जनता का शासन होता है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे ख्वाब दिखाया गया, ड्रीम मतलब क्या हो गया, सपना, है ना, पूरी दुनिया को दिखाया गया है कि पॉसिबल है डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का आना। नहीं समझी, समझा नहीं समझा चाह रहे, है ना, कि जिस समय की बात कर रहा है, जैसे अभी हम बोलेंगे कि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जब फिर से राजतंत्र आ जाएगा, है ना, राजा महाराजा यहाँ से निकलेंगे, तो बहुत अजीब लगेगा ना। इसलिए उस वो दौर चल रहा था
जिसमें ये कहना ना कि एक समय आएगा जब सोशल रिपब्लिक हो जाएगा, ये लोग अपने सरकार खुद ही चुनेंगे और हमारे बीच में से ही हमारा कोई प्रतिनिधि हमारा राजा बन सकता है। तो ये भी बहुत अजीब लगता था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रीम दिखाया जा रहा है, सपना, एक ख्वाब कि पूरी दुनिया में क्या आ जाएगा, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स आ जाएगा। और ये कह रहा है कि पैक्ट होगा किसके बीच में, राष्ट्र के बीचों में समझौता होगा। और ये प्रिंट प्रिपेयर किया गया था फेडरिक सॉर्यू के द्वारा 1848 में। और ये जो डेट है ना 1848, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड हैं जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, के बाद में ये करेंगे। चलो देखो, करेक्ट 1848 में फेडरिक सॉर्यू जो कि एक फ्रांस का आर्टिस्ट था, है ना, उसने प्रिपेयर किया, है ना, 4 प्रिंट का सीरीज, है ना, मतलब एक साथ उसने कितने प्रिंट बनाए, 4 प्रिंट बनाए। और उस प्रिंट में उसने विजुलाइज किया, उसने एक ऐसी दुनिया की ख्वाब देखी जो किससे बना हुआ था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बना होगा। ऐसे में उसने कल्पना किया कि दुनिया हमारी ऐसी होगी जहां पर क्या होगा, राजतंत्र नहीं, क्या होगा, लोकतंत्र होगा, यानी लोगों का खुद का शासन होगा, ऐसा वो बुलाता था, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहला कि ये पेंटिंग कब तैयार किया गया था, 1848 में। अगला सवाल, पेंटिंग किसने तैयार किया था, फेडरिक सॉर्यू ने। तो अगला सवाल, फेडरिक सॉर्यू का संबंध किस देश से था, तो फ्रांस से था, फ्रांस का आर्टिस्ट था। कितने पेंटिंग्स बनाए थे, तो 4 पेंटिंग्स बनाए थे। उन्होंने क्या नाम रखा था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो क्लियर हो गया, है ना। शॉर्ट नोट बना लेना इसका, ठीक है, सब ऐसे छोटा छोटा कर करके उसे उसे क्या होता है, याद रहता है। तो क्या यहाँ जो पहला जो प्रिंट दिया हुआ है ना, इस सीरीज का दिया हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि यूरोप और अमेरिका दोनों के जो राष्ट्र हैं, देखो जो पीपल वर्ड होता है ना, वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, पता ही होगा, नहीं होता प्लूरल, पीपल मतलब लोग। और यहाँ पे देखिए गौर से, पीपल्स कर दिया है, लग रहा होगा कि गलत है, पर गलत नहीं है। पीपल का मतलब ना राष्ट्र भी होता है ऐसे में। और जब राष्ट्र का सेंस देता है ना, तो वो सिंगुलर हो जाता है, उसका प्लूरल क्या होता है, पीपल्स होता है ना। तो यहाँ पर जो पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका बोल रहा है, यहाँ मतलब यूरोप और अमेरिका के राष्ट्र या फिर राष्ट्र को सिंबलाइज करने वाले लोग को दिखाया गया, दिक्कत भी है। तो यहाँ पे कौन है, मैन है, वुमेन है, जो कि सारे एज के हैं और सारे सोशल क्लास के हैं, मतलब उम्र सबका अलग अलग है। और सोशल क्लास यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों के लोग यहाँ पर दिखाया गया है, किसमें, पेंटिंग में। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि चेंज हर कोई चाह रहा है, नहीं समझी बात। अब भले चाह रहा हो चाहे नहीं चाह रहा हो, है ना, पर दिखाया तो सबको जाएगा। देखो ये सच बात ये भी है, तुम नए पे पढ़ी होगी कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, तो जब लोग सब ओथ ले रहे थे, कसम ले रहे थे, याद है, टेनिस कोर्ट ओथ, नहीं याद है, जब मीटिंग बुलाया गया था ना, हाँ, बर्बन डायनेस्टी के द्वारा, राजा का नाम था लुई 16। तो जब मीटिंग बुलाया था और बोला था टैक्स बढ़ाने वाले हैं, तो थर्ड स्टेट वाला सब अथी कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि वहां पर जो वोट का अधिकार था वो क्लास वाइज कर दिया था सबको। तो सब कोई कहाँ जुटा था, टेनिस कोर्ट में। तो टेनिस कोर्ट में जब वो ओथ ले रहा था, तो उसको ओथ दिला कौन रहा था और उसको लीड कौन कर रहा था, तो जन का आश्चर्य होगा कि जो उसको लीड कर रहा था वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का ही आदमी था, जिसमें आवेश ये नाम का एक बंदा था, एक का नाम भूल गया हूँ, है ना। तो वो दोनों किससे बिलोंग करता था, फर्स्ट स्टेट से, और सेकेंड क्लर्जी से था और नोबिलिटी से था। और किसके लिए काम, मतलब संघर्ष किसके लिए कर रहा था, थर्ड के लिए। उसको क्या मतलब था, उसको तो टैक्स देना पड़ता नहीं, पर होता है कुछ कुछ लोग जिनको मिल जाता है ना, फिर भी वो चाहते हैं कि जिसका इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ खड़े रहे। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जितने भी सोशल क्लास के लोग हैं ना, वो सबको किसमें दिखाया गया, पेंटिंग में दिखाया गया। और हो ना हो वो दिखाएगा ना, एटलीस्ट आर्टिस्ट दिखाएगा ना, सबको लेके चलेगा। और कह रहे वो मार्च निकाल रहे हैं, यानी किसमें, लॉन्ग ट्रेन में, लॉन्ग ट्रेन मतलब लंबा एक तांता लगा के, एंड ऑफर कर रहे हैं क्या, होमेज यानी श्रद्धांजलि दे रहे किसको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जब उसके बगल से गुजर रहे हैं। दिक्कत भी है। आपको याद होगा कि उस समय के जो आर्टिस्ट थे, है ना, जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर रहे थे, वो पर्सनिफाई करते थे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर में। मतलब देखो कई बार ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाम है ना, उसको पर्सनिफाई करना। पर्सनिफाई मतलब एक आकृति दे देना, है ना। जैसे वो एक गाना है ना, ए वतन, है ना, जाने मन जाने जा, जो भी है, उसमें तो देखिए क्या कि वो स्टैचू बनाया हुआ भारत माता का, और उसको घेर के और सब कोई गाना गा रहा है उसकी तरफ इशारा कर करके। तो क्या होता है, जब कोई स्टैचू बना रहता है ना, तो उसकी तरफ इशारा करके दिखाने से क्लियर हो जाता है कि हम लोग किसके लिए मर रहे हैं।
है ना। जैसे मान लो कि कोई मूर्ति ही नहीं रहता भारत माता, कॉन्सेप्ट ही रहता भारत माता, है ना, और हम लोग सीधे बोलते रहते कि ए वतन, है ना, माता माता, पता नहीं माता है कौन, ठीक है। तो क्या किया कि एक स्ट्रक्चर बनाया, भले इमेजिनेटिव ही है पर बनाया गया स्ट्रक्चर, है ना, और बार बार बनाया गया, फिर फाइनलाइज किया गया। और अभी जैसे ही बोलेंगे भारत माता तो इमेज आता है कि एक दुर्गा जैसी सुंदर एक लेडी होंगी, उसके एक हाथ में तिरंगा होगा, एक हाथ में भाला होगा, नीचे शेर वेद होगा, ऐसे कुछ फिगर आता है। तो कह रहा है कि ये वो दौर चल रहा था ना जब ये काम शुरू किया गया था, मतलब जितने भी ऐसे नाउन है, ऐसे वर्ड है ना, उसको पर्सनिफाई कर दो, मतलब इंसान की तरह दिखा दो, है ना। और कोशिश ये भी किया गया था कि उसको मेल फिगर दिया जाए, पर मेल फिगर के साथ इमोशंस नहीं आ रहे थे, है ना। माँ कहने में जो इमोशन है वो बाप कहने में तो आता नहीं है, इसलिए कह रहा था क्या किया गया, उसको फीमेल फिगर दिया गया। नहीं समझ में आया बात मेरा। और कह रहा है कि यहाँ पे आप पहचान पाओगे आसानी से कि उसके हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान का मसाल है, जो उसको एक हाथ में धारण की हुई है, और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर है, जिसमें क्या लिखा है, राइट्स ऑफ मैन लिखा है, ठीक है। कह रहा है नीचे धरती पर ना उसके सामने में एक इमेज पे कुछ सैटर्ड रिमेन्स है, सैटर्ड मतलब बिखरा हुआ सब कुछ है, अवशेष। जिस तुम देखेगी ना कि बाहुबली का मूवी देखेगी ना, देखेगी देवसेना जो है ना वो पूरा जिंदगी जो है वो जंजीर में रहती है, बंधी हुई, है ना, और लास्ट में वो आता है उसका बेटा, है ना, मारता है एक तलवार, उसका जंजीर तोड़ देता है। जंजीर तोड़ना क्या शो करता है कि उस जो गुलामी का दौर जा रहा है वो चला गया, है ना। तो जो भी पुराना अवशेष होता है वो कहीं ना कहीं शो कर रहा होता है पुराने राजतंत्र को, और ये अवशेषों का ढह जाना दिखाता है कि पुराना दौर बीत गया है, अब नया दौर शुरू होगा, ठीक है। इसलिए क्या किया यहाँ पर उन्होंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है कि जमीन पर क्या पड़ा हुआ है, अवशेष पड़ा हुआ है ना। और ये किसको शो कर रहा है, ये सिंबल है कि जो पहले एब्सोल्यूट रहता था इंस्टीट्यूशन, उसका अवशेष है। अब क्या होता है एब्सोल्यूट, यहाँ देखो, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि लिटरली असलियत में यह एक ऐसा गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम ऑफ रूल है जिसके ऊपर कोई लगाव नहीं होता कि वो क्या पावर एक्सरसाइज कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ छुट्टू हो जाना, जैसे बोलते हैं ना गांव के अंदर कि जो इसका ने कोई नाथ है ना पगाहा है, जैसे नहीं बोलते सार हो गया है ना, जे मन वो करता है ना। तो ऐसा इंसान जिसपे कोई रोक टोक नहीं हो, कोई उसको रोकने वाला नहीं हो, उसका जो भी उसके पास पावर एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, उसको जब कोई रोकता नहीं है ना, उसे क्या बोलेंगे, वो कैसा हो गया, एब्सोल्यूटिस्ट हो गया। हिंदी में क्या उसे कहते हैं, उसे कहते हैं निरंकुश हो गया, जिसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाए, है ना। अंकुश माने होता है रोग। इतिहास में ये जो टर्म है ना, कौन सा, निरंकुशवाद, ये इस्तेमाल किया जाता था एक ऐसे मोनार्कियल गवर्नमेंट के लिए, मतलब ऐसी सरकार जिसमें क्या था, राजा महाराजा का सरकार, है ना, ऐसा शासन जहां पे पावर जो है वो कैसा होता, सेंट्रलाइज होता था, मिलिटराइज और रिप्रेसिव होता था। मतलब पावर सेंट्रलाइज मतलब क्या हो गया, एक ही इंसान के हाथ में पावर होना। जैसे अभी मान लो हमारा जो पावर है वो बटा होता है जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में। मतलब कुछ लोग कानून बनाते हैं, कुछ लोग उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कुछ लोग ये देखते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं समझी। जैसे हम लोग जिनको चुन के भेजते हैं, है ना, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं बैठ के, है ना। और जो जिनको हमने जो सरकार में चले गए, है ना, वो क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपने अधिकारियों के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स क्या करती है, देखती है, इंश्योर करती है कि जो भी लॉ बनाया जा रहा है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, पावर बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ। पर यही अगर मान लो राजा महाराजा का होता शासन, है ना, तो उसमें तुम क्या देखेगी, जो जस्टिस हो रहा है वो कहाँ, राज दरबार में ही हो रहा है। राज दरबार में ही क्या बन रहा है, वहीं पर कानून भी बन रहा है, और वहीं पर न्याय भी कौन सुना रहे हैं, राजा ही सुना रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पावर कैसा हो गया, पावर सेंट्रलाइज हो गया। मतलब वह किसी एक ही आदमी के हाथ में चला गया या किसी एक ही संस्था के हाथ में चला गया, तो क्या बोलेंगे, पावर क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। मिलिटराइज यानी कि सेना के पास सेना भी रहता था उसमें, और ये कई बार रिप्रेसिव होता था, मतलब दबाने वाला। जैसे कोई मान लो विद्रोह किया, जैसे अभी क्या सबको राइट्स मिला हुआ है, अगर आपको सरकार कोई पॉलिसी पसंद नहीं आया तो उसका आप विरोध कीजिए, है कि नहीं। एक सही तरीका बनाया गया, आप उसमें कीजिए, और सही अगर हुआ मांग तो माना भी जाता है। जैसे मान लो अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट लेके आई थी ना, वो किसान बिल लेके आई थी, है ना। अब बिल सही था, है ना, पर फिर भी इतना ज्यादा ना उसको लेके राजनीति किया गया कि उसको वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा। तो अभी तो कर सकते हैं ऐसा ना, अभी तो हम लोग मान लो
अपोज करना है तो अलग पार्टी भी फॉर्म कर सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। पर उस समय क्या होता था, वो रिप्रेसिव होता था, माने अगर कोई कुछ कह रहा है उसको दबा दिया जाता था, दिक्कत भी किसी को। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस पहले थे, इनके ही रिमेन्स जो है वो उनको ही सिंबलाइज कर रहा था। फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन था वो यूटोपियन था। देखो अब यूटोपियन विजन क्या होता समझो। यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आइडियल हो, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए। जैसे एक तुम वर्ड सुनी होगी राम राज्य, है ना, कि राम राज आएगा, राम राज आएगा। राम राज है क्या? देखो राम राज्य एक कॉन्सेप्ट है, जैसे भगवान राम का राज्य होता था ना, उसमें क्या होता था, किसी को भी कष्ट नहीं था, ऐसा कहा जाता था। और किसी को अगर कष्ट होता था, है ना, तो वो डील करने के भगवान खुद चले जाते थे। जैसे एक कहानी पढ़ी है कि यहाँ एक धोबी के यहाँ झगड़ा वगड़ा हो गया, है ना, तो भगवान उससे पर्सनली इन्वॉल्व हो गए। उस चक्कर में उनका खुद का मतलब, है ना, उनकी वाइफ दूर हो गई, है कि नहीं। तो कह रहा है कि जब मतलब हर कोई खुश हो जाता है ना, तो अक्सर जो मेन आदमी वही दुखी हो जाता है। इतना भी खुश नहीं होना चाहिए सबको। अब भाई लाइफ है तो कोई ना कोई दुखित होगा ही होगा। पर वही बात, राम राज्य कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यहाँ पे हर कोई क्या हो, सुखी हो। पर अगर कोई अभी बोलेगा कि हाँ किसी का सरकार बनेगा तो राम राज्य आ जाएगा, तो ये सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली ऐसा होना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि रामराज जो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाया था ना, वो इतना यूटोपियन था। मतलब क्या, एक ऐसा विजन था जो इतना अच्छा था, इतना आइडियल था, जिसका होना संभव नहीं है। क्लियर हो गया। तो फ्रेडरिक सोरियो के यूटोपियन विजन में जो दुनिया के राष्ट्र थे ना, वो क्या हो जाते हैं, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और अपना उनका क्या होगा, अपना अपना उनका राष्ट्र होगा। और उनके राष्ट्र से उनको पहचाना कैसे जाएगा, उनके फ्लैग से और नेशनल कॉस्ट्यूम से। मतलब जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं उसको कैसे पहचानोगे, कॉस्ट्यूम से या फिर उसके फ्लैग से। सबसे जो इस जो जुलूस जा रहा है उसको लीड कौन कर रहा है, तो कह रहा है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बगल से गुजर रहा है उसको लीड कर रहा है सबसे पहले यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर स्विट्जरलैंड, जो उस समय तक ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। मतलब जिस समय ये पेंटिंग बना हुआ है उस समय तक ये दोनों क्या बन चुके थे, नेशन स्टेट बन चुके थे, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि फ्रांस है उसको आप पहचान पाओगे उसके क्रांतिकारी तिरंगा से, है ना, वो अभी भी पहुंचा है स्टेचू के बगल में। और उसके पीछे पीछे यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे फ्रांस के लिए ना सी वर्ड यूज किया गया है। थोड़ा अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब नेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, सी इज फॉलोड, नजर आया, इंग्लिश वाला में लिखा हुआ है ना उस पर। अब देखो नेशन क्या होता है, वो तो न्यूटर जेंडर है ना। तो यहाँ पर सी इज फॉलोड क्यों कहा जा रहा है, वही बात कि देखो राष्ट्र को ना जब एक ज्योग्राफिकल यूनिट की तरह दिखाया जाएगा ना, तो उसके लिए इट वर्ड यूज किया जाएगा। पर जब जब राष्ट्र को सब इस तरह से किया जाएगा कि उसको एक दिखा जाएगा एक इमोशन के रूप में, है ना, तो उसके लिए फीमेल वर्ड ही यूज किया जाता है, सी वर्ड ही यूज किया जाता है। ऐसा में इसलिए लिखा हुआ है कि सी इज फॉलोड बाय पीपल्स ऑफ जर्मनी, कि वह जर्मनी के जो भी लोग हैं ना उनके द्वारा फॉलो किया जा रहा है। किसको किसको ये किसको फॉलो किया जा रहा है, फ्रांस को, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके हाथ में क्या है, ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय सोरियो ने एक बनाया था इमेज, जर्मन लोग ना अभी तक उनका कोई यूनाइटेड नेशन था नहीं। जैसे अभी तुमको बोलेंगे कि बताओ कि हिंदू देश कहां पर एग्जिस्ट करता है, हिंदू नाम का देश तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है ना। हिंदू राष्ट्र फिलहाल फिलहाल नेपाल में भी डिमांड फिर से उठने लगा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, ठीक है। यदा कदा यहाँ भी लोग डिमांड उठाता रहता है इंडिया में, पर इंडिया को बनाया नहीं गया है, कोई हिंदू नाम कोई देश एग्जिस्ट करता नहीं। हिंदू है क्या, हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पे, जो यहाँ पे मतलब बहुत संख्या में रहती है ना। तो इसी तरह से ना जिस समय ये पेंटिंग बनाया गया था उस समय जर्मनी नाम का कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। जर्मन था क्या, जर्मन एक भाषा था, या वहां पे रहने वाले जर्मन भाषा बोलने वाले कुछ लोग थे जो एक तरह की संस्कृति को फॉलो करते थे। और खास बात यह है कि जर्मन लोग, जर्मन स्टेट नहीं होने के बाद भी उसको एज ए कंट्री यहां पर दिखाया गया, ठीक है। और जो फ्लैग वो कैरी कर रहे हैं ना, वो एक्सप्रेशन है कि उनके पास लिबरल होप्स है। लिबरल होप्स मतलब एक उम्मीद किए हुए 1848 में कि वो जहां
जो ढेर सारा जर्मन बोलने वाला अलग अलग है ना ग्रुप, अलग अलग लैंड है, वो सब आपस में क्या होगा, मिल जाएगा और क्या बनाएगा, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। नहीं समझी? मतलब अगर ऐसा हो जाए कि आज हम कोई पेंटिंग बना दे और ये दिखा दे कि उसमें एक हिंदू राष्ट्र भी दिखा दे, मतलब ये हुआ कि हम ये चाह रहे हैं कि जिस जिस जगह पर हिंदू सब है ना वो एक जगह इकट्ठा हो जाए और सब डिमांड करे और वो हिंदू देश से बना दे, ऐसा टाइप कुछ हो गया। ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, ऐसा ही कुछ सेंस दिखाना चाह रहे। कौन? फ्रेडरिक सॉरी। और कह रहे उनके पीछे पीछे ना जो जर्मन के लोग हैं, है ना, उनके पीछे पीछे कौन है, ऑस्ट्रिया के हैं, है ना, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है ना, ये जो है बातें इटली मिल गया था, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रसिया है, सबके सबको दिखा दिया गया। ठीक है, और आसमान में ऊपर कौन है, क्राइस्ट है, संत हैं और एंजल्स हैं जो ये दृश्य को देख रहे हैं। ठीक है, और उनको आर्टिस्ट ने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो सिंबलाइज करना चाहता था कि जितने भी वर्ल्ड के नेशन है ना उनके बीच में क्या है, भाईचारा है। दिक्कत भी है। इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे ऐसे बहुत सारे इशू जिसको विजुलाइज किया था फ्रेडरिक सॉरियो ने। और 19th सेंचुरी दौरान में राष्ट्रवाद जो है ना ये इमर्ज हुआ एज ए फोर्स, एक ताकत के रूप में, है ना, और जिसने बहुत सारा चेंज ले आया पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में। अब यहाँ पे दो चीज यूज किया गया, पहला है पॉलिटिकल चेंज लाया, और यहाँ क्या बोल रहा है कि ये स्वीप चेंज था, जैसे झाड़ू बाहर देता है एक साथ और सब कुछ साफ, है ना, इस तरह का बहुत बड़ा चेंज है। देखो जब तक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है ना तो उस चेंज को हम लोग नाम भी नहीं देते रिवॉल्यूशन का। और चैप्टर का नाम क्या है, रिवॉल्यूशन है ना, एक बहुत ही बड़ा क्रांति है ना, तो क्रांति कहते ही उसको है जब कोई प्रोटेस्ट करे, प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा है ना रूप ले ले और उसके बाद कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए ना तभी उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो कह रहा है कि इतना बड़ा चेंज आया, और चेंज दो तरह से, पॉलिटिकल चेंज भी था और क्या था, मेंटल चेंज भी था। ये मेंटल चेंज क्या है समझो, जिसमें क्या है, पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ कि राजनीतिक उथल पुथल हो ही गया, है ना, फ्रांस पहले शुरू किया, फिर धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी लोग क्या करने लगे, अपने अपने यहाँ के राजा का विरोध करने लगे, तो क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल चेंज तो आया और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया। इवन इंडिया में भी जो ये मैसेज है कि ये सब हटना चाहिए, अपना शासन होना चाहिए, ये भी फ्रांस में, यूरोप से ही आया था। ठीक है, और ये जो चेंज तो आया ये पॉलिटिकल, और मेंटल चेंज कैसे आया, देखो मेंटल चेंज क्या होता है कि कोई बात ना जहन में बैठ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि हाथी का बच्चा होता है ना, हाथी का बच्चा तो वो छोटा रहता है तो गला में ना उसके पैर में एक मोटा सिकड़ी बांध दिया जाता है ना, और वो बहुत बच्चा खूब प्रयास करता है, बहुत प्रयास उसको तोड़ने का, तोड़ नहीं पाता है, ताकत कम रहता है और मजबूत रहता है ना, फिर जब बड़ा हो जाता है तो महावत नहीं, पतला धागा बन के छोड़ देता है, वो फिर भी नहीं भागता है। बताओ क्यों, क्योंकि बच्चा उसके जहन में बैठ गया, क्या बैठ गया, कि हमसे नहीं टूट सकता है। अब वो निश्चिंत हो गया, मेंटल खेला हो गया। जब भी कोई देश जीतता है, कोई देश हारता है ना, तो देश जीतता या हारता होगा पर असर जाता है बहुत ज्यादा मस्तिष्क पर। अभी तुम देखती होगी फीलिंग की पाकिस्तान कुछ कर देता है इंडिया के खिलाफ ना तो सब लोग खराब हो जाते हैं, बदला लेंगे ये वो, और चाइना से होता है सब लोग धीरे धीरे बोलते हैं हाँ लेंगे, पर उतना ज्यादा लाउड वॉइस नहीं रहता है। गुस्सा भी उन लोगों को तभी आता है जब सामने वाला कमजोर नहीं, दूसरा पर कोई भाई मार दिया तो गुस्सा बढ़ेगा, वही पापा भी मार दिए तो डर रहेगा ना। नहीं समझ में आया बात? तो कह रहा है कि जो मेंटली जो चीज बैठ जाता है ना इसको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जहन में क्या बैठा हुआ लोगों के जहन में बैठा हुआ था कि चेंज पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो बदलाव आया नहीं बहुत बड़ा बदलाव है। मानसिक बदलाव एक बार आ जाएगा ना फिर तो फिजिकल बदलाव आ ही जाता है ना। मन से एक बार तो हो जाए कि हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इस ये जो भी राष्ट्रवाद का फीलिंग है ना ये ऐसा ताकत बन के उभरा कि पूरे यूरोप के मेंटल वर्ल्ड को भी चेंज कर दिया। क्लियर क्लियर वाला लाइन। अब कह रहा है कि ये जितना भी चेंज था इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि ढेर सारे नेशन स्टेट बनने लगे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर के जगह पे। क्या है ये वर्ड देखो, मल्टीनेशनल मतलब अलग अलग राष्ट्र का एक ही डायनेस्टी के नीचे आके एम्पायर में काम करना। जैसे मान लो एक बर्बन डायनेस्टी है ना, चाहे एक मान लो ऑटोमन एम्पायर है। अब ऑटोमन एम्पायर जो है रूल मुस्लिम एम्पायर था, पता है ना, और मुस्लिम एम्पायर जो था ये बहुत जगह पे रूल कर रहा था। तो क्या हो रहा था पहले क्या था कि बहुत सारे नेशंस क्या आते थे किसी डायनेस्टी के नीचे या किसी एम्पायर के नीचे आते थे।
अब उसकी जगह पे क्या हो रहा था, हर कोई अपना अपना क्या बना रहा था, नेशन स्टेट बना रहा था। क्या है नेशन स्टेट? ये कॉन्सेप्ट है और ये एक प्रैक्टिस है किसका, एक मॉडर्न स्टेट का। मतलब नेशन स्टेट का मतलब हो गया कोई आधुनिक राष्ट्र। जब भी हिस्ट्री तुम स्टेट पढ़ा है ना, तो स्टेट मतलब कंट्री समझना, ऐसे में जैसे बिहार है वैसे मत समझ लेना। स्टेट मतलब समझना देश, ऐसे में। तो लोग क्या बनाना चाह रहे थे, नेशन स्टेट। क्या था कॉन्सेप्ट इसमें, ये बोला गया कि जहां पे जो सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज होगा ना, और उसमें सोवरेन कंट्रोल होगा। देखो, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु माने होता है अपना मालिक खुद होना। जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, मतलब जब कोई अपना डिसीजन खुद से लेने लगता है ना, किसी के दबाव में नहीं रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सोवरेन। ऐसा में तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया क्या होगा, एक सोवरेन कंट्रोल मिल गया बाद में। तो कह रहा है कि नेसेसिटी ऐसा ही होता था, और उसमें क्लियरली क्या रहता है कि एक डिफाइंड टेरिटरी, मतलब एक खास तरह का पीस ऑफ लैंड होगा, जिसको देख के लोग कहेंगे कि हाँ, इसके अंदर का जो जमीन है ना, ये हमारा देश है। क्लियर हो गया? और कह रहा है कि और ये जो है ना डेवलप हुआ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूरोप में। लेकिन नेशन स्टेट जो था ना, इसमें क्या होता था कि जो मेजोरिटी ऑफ जो सिटीजन थे, ना केवल रूलर्स, मतलब वहां का जो शासक था वो भी, और वहां का जो नागरिक है वो भी, उन सब में क्या होना, उस समय क्या आया, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। उनके अंदर में एक सामूहिक पहचान, एक साझा पहचान का भावना जागृत हुआ। ये समझी? देखो, जैसे हम तुमसे बोलेंगे कि कौन जात, अलग जात बताएगी। किसी और से पूछेंगे तो अलग जात बताएगा, है ना। उससे ऊपर कौन धर्म, है ना, तो सकता है एक धर्म बताओ, और भी धर्म के लोग यहाँ पे आ जाए तो भी अपना धर्म अलग बताए। अगर हम डाइवर्सिटी देखने बैठ जाए ना, तो इतना डाइवर्सिटी मिलेगा कि कोई अंतर नहीं बचेगा। धर्म के अंदर में भी, जाति के अंदर में उपजाति मिलता चला जाएगा, उसके अंदर भी दियात बन जाएगा, गोतिया अलग हो जाएगा, गोत्र ढूंढने लगेगा। मतलब अगर डाइवर्सिटी खोजने चले जाए तो अंदर तक घुस जाएंगे। पर बोले कोई तो ऐसा चीज होगा, जैसे सब लोग बैठे, बोले कोई तो चीज होगा जिसमें तुम लोग कॉमन हो गए, तो बोले कि हाँ सर, हम लोग जो है ना सेम रिलीजन के हैं। बोले भाई, और भी रिलीजन के लोग यहाँ पर हैं, कुछ और बताओ। तो एक चीज उठ के आएगा ना कि हम सब भारतीय हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इंडियन क्या हो गया, हम लोग का एक कॉमन आइडेंटिटी है जो हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं। आए समझ में? तो नेशनल स्टेट किसे बोला जाएगा, ऐसा फिक्स टेरिटरी जिसके अंदर रहने वाले न केवल रूलर्स, शासक तो है ही, और जो सिटीजन भी है उनके पास क्या होना चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी, कि वो जोड़ से खुद को जोड़ सके किसी न किसी राष्ट्र से, उनका हिस्ट्री वो शेयर करते हो, है ना, और उनका जो वंश वगैरह हो, खानदान वगैरह, वो भी क्या हो, सेम हो। क्लियर हो गया? और जो कॉमननेस है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा था टाइम इमोर्टल से। मतलब कह रहा है ऐसा बात नहीं है कि टाइम इमोरियल है, कि वो समय पता नहीं कब से ऐसा चल रहा था, समय कॉमननेस था। कॉमननेस ऐसा नहीं था कि मतलब हमेशा से रहा है, इस कॉमननेस को डालना पड़ा। नहीं समझी? जैसे लाख बार अगर बोला जाएगा यूनिटी है, यूनिटी है, फिर डाइवर्सिटी को जी लेता है। कितनों के भाई है, भाई बाद में दियाद बनिए जाता है। नहीं समझी? तो यहाँ जब इतना सारा डाइवर्सिटी हो, तब उनके अंदर एक भावना लाना कि नहीं तुम सब एक हो, ये आसान काम तो था नहीं। ये क्या था, एक जरा कॉम्प्लेक्स काम था। तो यही कह रहा है ऐसा नहीं कि वैसा कि वो शुरू से ऐसा ही रहा है, इसको फोर्ज किया गया, इसको लोगों के जहन में डाला गया। कैसे? संघर्षों के जरिए, और लीडर्स और कॉमन लोगों के एक्शन के जरिए। नहीं बुझे? जैसे क्या, पटना लोग रहते थे ना लॉज में, तो लॉज में बच्चा सबका अलग अलग प्रॉब्लम्स था अपना में भी। कोई भोरे भोरे उठ शंख बजाने लगता था, कोई पढ़ रहा है तो डीजे बजा देता था, अपना जो मैंने सो करने लगता था। किसी को प्रॉब्लम हुआ तो मार कर लेता था, है ना। इतना डाइवर्सिटी चल रहा है, इतना मेंटल सबका अनिश्चिति हो गया था, सब झगड़ा करता था, है ना। फिर एक समस्या आ गया कि जो रूम मालिक, मकान मालिक था ना, वो आके सबका रेंट बढ़ा दिया। उसका टाइम हो गया बढ़ाने का, ठीक है। और अचानक से सब में बहुत बड़ा प्यार मोहब्बत दिखने को मिला एक साथ, है ना। भोज भात होने लगा, एक रूम में खाना वाना बनने लगा, सबके बैठने उठने लगा, एक सुर में सब हो भाई विरोध करना का है, क्योंकि सबका प्रॉब्लम कॉमन था, सबको बचना था बढ़ावा 2000 रुपया से। नहीं समझी? और एक कॉमन प्रॉब्लम ने इतने सारे डाइवर्स लोगों को, शंख बजाने वाला और गाना बजाने वाला को एक साथ बैठा दिया। एक जरी पूरी तरकारी खा रहा था सब इस वजह बात है ना। तो वही कह रहा है कि ये भावना कैसे आया, ये भावना आया संघर्ष से। जब साथ संघर्ष करेगा ना, फिर देखेगा तुम क्रिकेट खेल रहा होगा,
ये वो कैच पकड़ेगा, सब मिलकर उसे गला लगाता है 75 बार। हाँ, तो उसमें तो आएगा ही आएगा ना, पहचान नहीं आएगा आपस में, कहाँ से वो रह पाएगा। मान लो कि मान भी रहा है पहले से नहीं अनटेजिटी को हम फॉलो करेंगे, फला हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। खुशी का माहौल में तो सोच पाएगा आदमी। सो कह रहा है कि ये इसी से आता है कॉमननेस। कॉमननेस कैसे आएगा कि जब डाइवर्स अलग 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 जो लोग है ना संघर्ष करेंगे ना, नेता और आम लोग। ये चैप्टर जो है ना दिखाया आपको डाइवर्स प्रोसेस दिखाएगा, जिसके जरिए नेशन स्टेट और राष्ट्रवाद जो है ना बना 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड क्या है, प्लेबिसाइड। देखो इससे पहले ये समझो क्या है। यहाँ पे कह रहा है ना कि जो अर्नेस्ट रेनन है उनके विचार लिखा हुआ है कि राष्ट्र क्या है। देखो ये थोड़े से भड़क गए थे भाई साहब, प्रोफेसर थे है ना और फिलोसफर थे, ये थोड़ा सा इनका विचार थोड़ा सा अलग था। कह रहा है कि उन्होंने एक लेक्चर दिया, किसने, अर्नेस्ट रेनन ने, यूनिवर्सिटी ऑफ है ना सोरबोन है ना 1882 में दिया। और ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे है ना, जो 1823 से लेके 92 तक जिंदा रहे, फिर निकल लिए है ना। और कह रहा है कि उनका जो समझ हुआ है वो जो खुद समझे कि राष्ट्र क्या है। जैसे तुम देखेंगे कि जो जैसे गीता वगैरह होता है ना, तो श्लोक सब लिमिटेड है, पर अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकालेंगे है ना। और सबका अपना अपना ये किताब होता है। जैसे इस्कॉन का अगर तुम देखेगे नहीं किताब, तो इस्कॉन में जो गीता का हर श्लोक होगा ना, उसको भक्ति भाव से पूरा जोड़ दिया जाएगा है ना कंप्लीटली। और जहां मीनिंग नहीं भी होगा ना भक्ति भाव वाला, वहां भी एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है ना, क्योंकि इसको एफर्ट है कृष्ण भगवान के प्रति आस्था को और जगाना है ना। और जो बाकी लोग किसी और टेक्सचर से ले लो, तो वो सीधे क्या ट्रांसलेट कर देंगे उसका है ना। जैसे अभी फिलहाल में वायरल हो रहे हैं आचार्य प्रशांत, उनका अपना अलग ही वर्जन रहता है। तो श्लोक तो वही है ना, पर लोग क्या करें अपना अपना मीनिंग निकाल रहे हैं। तो कह रहा है जो वर्ड जब निकला ना, व्हाट इज नेशन, राष्ट्र क्या है, तो वर्ड तो वही था, पर लोग अपना अलग अलग डेफिनेशन दे रहे, तो उसी में किसका फेमस हो गया, अर्नेस्ट रेनन का। अर्नेस्ट रेनन ने अर्नेस्ट रेनन ने बताया, लेक्चर दिया था है ना, जिसको बाद में पब्लिश किया गया था फेमस एस्से के रूप में। टाइटल था क्वेस्ट सी कौन कौन पता नहीं क्या है ना, फ्रेंच में है, मतलब इसका होता है व्हाट इज ए नेशन। इस एस्से में रेनन ने क्रिटिसाइज किया था उन विचारों को जिसमें कहा गया था है ना कि नेशन जो बनता है कॉमन लैंग्वेज से, कॉमन रेस से, रेस मतलब प्रजाति, या कॉमन रिलीजन या कॉमन टेरिटरी से, उनको बकवास लगा था। अभी नहीं बता रहे कुछ पहले कि राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जहां पे क्षेत्र लिमिटेड हो, वहां के लोग न सिर्फ रूलर्स बल्कि वहां के सिटीजन भी कम्युनिटी शेयर करें, उनका धर्म ऐसा नहीं बता रहे थे बात, वो उसको बकवास कर रहे हैं। कौन, ऑस्ट्रेलियन। उनका उनके हिसाब से कह रहा है कि एक नेशन जो है ना, वह एक जमा पूंजी है, एक लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडेवर्स का, मतलब एक लंबा इतिहास रहा हो जहां लोग मेहनत किए हो है ना, बलिदान दिए हो, उनका समर्पण रहा हो, तब बनता है एक राष्ट्र। इन सब के मिलाने से, किसके मिलाने से, त्याग समर्पण है ना, इस सब के मिलाने से, निष्ठा, एक इसका एक हीरोइक पास्ट हो। हीरोइक मतलब ऐसा अतीत हो जिसपे गर्व कर सके। जैसे अभी हम लोग गर्व करते हैं ना, हमारे यहाँ से है ना राम मनोहर लोहिया जी थे, भगत सिंह थे, ऐसे फांसी चढ़ के देश के लिए, तो एक हीरोइक फीलिंग आता है, एक प्राउड होता है पास्ट को लेके। इनका कहना था कि किसान पास्ट होना चाहिए, हीरोइक पास्ट होना चाहिए, जहाँ पे महान लोग हो, एक भव्यता उसके अंदर हो है ना, एक सोशल हमारे पास कैपिटल हो, समाज ऐसा पूंजी हो हमारे है ना, जिसके आधार पर राष्ट्र का विचार बने। और उनका एक कॉमन ग्लोरी हो, एक किसका पास्ट में लेके, मतलब अतीत को जब वो देखे ना, तो उनके लिए एक ग्लोरी उनके लिए हो ना। और उनके पास प्रेजेंट में एक कॉमन विल हो, मतलब सबके पास इच्छा शक्ति हो। जैसे बताए थे जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ढह गया ना, बर्बाद हो गया ना, तो जब लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि आप काम 6 घंटा कीजिए, तो लोगों ने उसका विरोध कर दिया और बोला कि नहीं 8 घंटा करेंगे, है कि नहीं। तो विरोध भी अच्छे था, सरकार को वाह वाह करेगा जब सुश्री कर 8 घंटा, नहीं समझ आया बात है ना। तो ये क्या दिखाता है, विल क्या है कि राष्ट्र बदलना है ना। तो कह रहे कॉमन विल हो किसमें, प्रेजेंट में, और वे परफॉर्म किए हो, महान महान काम क्यों करते हो एक साथ, और इच्छा भी हो कि वो और महान काम करेंगे है ना। और ये सब जरूरी कंडीशन है क्या बनने के, एक राष्ट्र बनने के लिए, मतलब राष्ट्र बनना है तो ये सब चीजें तो होना ही चाहिए। और एक राष्ट्र जो है ना, उसमें लार्ज स्केल लोगों में क्या होना चाहिए, सॉलिडिटी मतलब एकजुटता।
इसका एग्जिस्टेंस कैसे हो, डेली प्लेबिसाइट पे हो, मतलब राष्ट्र का नींव ही इसी बात पर हो कि वहां रोज रोज क्या हो, प्लेबिसाइट हो। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, मतलब लोगों से पूछ पूछ काम के। देखो ये छोटा अगर कोई देश होता है ना, तो उसमें ये प्रैक्टिकली चलेगा, है ना। पर कोई इंडिया जैसे बड़ा कंट्री हो, उसमें डिसीजन सरकार ले रोज रोज लोगों से पूछ पूछ के, ये होने वाला है? जैसे घर का डिसीजन तो लिया ही नहीं जाता है। अब मान लो जमीन खरीदना है बाबूजी को, अब चिंटुआ मिंटुआ सबको बैठा के पूछ रहे हैं, है ना। तो नहीं को चिंकिया को बैठा लिए कि चिंकी जमीन खरीदेते है, करे बिस्कुट लगे हम ऐसा हमें अजीब लगने लगेगा। ठीक है, ऐसा ही है कि कंट्री अगर बड़ा सा हो तो वहां पे डेली प्लेबिसाइट पॉसिबल नहीं है ऐसे में। तो पर इनका मानना था कि वहां पे क्या होना चाहिए, जनमत संग्रह। जैसे मान लो कि देखिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल का लगाना था ना ये सीसीटीवी कैमरा, है ना। तो उन लोगों से पूछा था लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लोगों ने कहा लगा दो, लगा दिया ऐसे में। तो ये छोटा छोटा जगह पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर इलेक्शन होता है, कितना रुपया खर्चा होता है, बड़ा प्लेबिसाइट कहाँ से होगा ऐसे में। पर इनका मानना था इसका, हाँ, कि इसका एग्जिस्टेंस कैसे होना चाहिए था, डेली प्लेबिसाइट पे। कह रहा है कि एक प्रोविंस है, एक होता है वो जिसमें जो वहां के लोग रहते रहने वाले ना, अगर किसी के पास अधिकार है ना तो उसी से है कि कंसल्ट कंसल्ट करने का। तो वो है उसका इनहेबिटेंट्स का, मतलब अगर किसी से अगर आपको पूछना है राष्ट्र के अंदर में कि क्या डिसीजन लिया जाए, तो वह किसको दिया जाए, लोगों को। किससे पूछोगे जाके, वहां के निवास करने वाले लोगों से पूछो। एक राष्ट्र कभी भी उसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो किसी का जमीन हड़प ले या किसी कंट्री का को अपने अंदर कर ले बिना उसकी इच्छा की। मतलब देश ऐसा होना चाहिए जो किसी देश पर कब्जा न कर ले, है ना। जैसे एक दौर चला था जहां पे हर कोई न चाहता था दूसरे को क्या बना लेना, अपना गुलाम बना लेना। उनके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रों का एग्जिस्टेंस जो है ना, अच्छी बात है, ये एक नेसेसिटी है। और ये एग्जिस्टेंस एक गारंटी है कि मतलब राष्ट्र का होना इस बात गारंटी है कि लोग को लिबर्टी मिलेगा, है ना। जो खो गया होगा ना, अगर वो मिल जाएगा। अगर वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड वन ओनली वन मास्टर, कह रहा है कि देखो, अगर दुनिया में एक ही कानून रहा या एक ही कोई मास्टर रहा ना, फिर तो बहुत दिक्कत आने वाला है कि जो भी गारंटी मिला है लिबर्टी का वो भी क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, चला जाएगा। मतलब यही कहना चाहते हैं कि डिसीजन हो चाहे लॉ हो, उसमें डाइवर्सिटी होना चाहिए, ताकि जो भी चीज है ना, अभी जो उनको लिबर्टी मिल रहा है ना, वो भी उनसे छीन नहीं जाए। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है ना, ये खत्म, प्लेबिसाइट समझ में आ गया, डायरेक्ट वोट होता है ना, जिसके जरिए वहां के लोगों से पूछा जाता है कि आपको कोई प्रपोजल आया उसको या तो एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो। अब टॉपिक वन जो है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके।